हम सीखेंगे टाइट्रेशन के बारे में। टाइट्रेशन जिसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन पहले देखते हैं टाइट्रेशन में हमारा एम क्या होता है। हमारा एम होता है टू कैलकुलेट मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अननोन KMnO4 सॉल्यूशन विद हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ M/20 मोल्स। ठीक है, इससे पहले कि आप एम के बारे में डिस्कस करें, आपको होना चाहिए कि अननोन सॉल्यूशन किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अननोन सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम हमें ना मालूम, उस सॉल्यूशन को अननोन सॉल्यूशन कहा जाता है। और टाइट्रेशन में KMnO4 का सॉल्यूशन, पर्पल कलर वाला सॉल्यूशन KMnO4 का, ठीक है, ये काम करता है अननोन सॉल्यूशन का, क्योंकि ना तो हमें इसकी मोलैरिटी मालूम है और ना ही हमें इसका वॉल्यूम मालूम। दूसरा, हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहाँ पर काम कर रहा है मोहर सॉल्ट। मोहर इसका फॉर्मूला है फेरस अमोनियम सल्फेट। So it is a double salt of ferrous sulfate and ammonium sulfate having formula FeSO4 dot NH4 whole twice SO4 dot 6H2O। मोहर सॉल्ट का हमें मोलैरिटी मालूम है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है M/20 मोहर सॉल्ट। M/20 का मतलब मोलैरिटी इज 1/20। वॉल्यूम हम रिएक्शन के दौरान वॉल्यूम हम खुद कैलकुलेट खुद इसकी लेंगे, तो इसकी वॉल्यूम भी हमें पता होती है और मोलैरिटी भी पता होती है, तो सॉल्यूशन को कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और टाइट्रेशन में हमारा टारगेट होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मदद से, यानी मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन की मदद से अननोन सॉल्यूशन यानी KMnO4 सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना। कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोगों को कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत होगी। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लॉन्ग ग्लास की ट्यूब है जिसे ब्यूरेट कहा जाता है। ब्यूरेट जिस स्टैंड में लगा होता है उसे ब्यूरेट स्टैंड कहते हैं। यू कैन सी ब्यूरेट स्टैंड आउट हियर। देन वी हैव a conical flask which is called titration flask। ये conical flask है जिसे titration flask कहते हैं हम लोग। conical flask जिसे titration flask कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास बीकर्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास एक ग्लास ऑपरेटर्स होता है जिसे हम पिपेट कहते हैं। और पिपेट 25 ml का हमारे पास, कोई 20 ml का भी यूज कर सकता है, देयर इज नो इशू। तो 25 ml का पिपेट है हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे कि टाइट्रेशन में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमें मालूम है, वॉल्यूम ऑलरेडी हमें मालूम है, पिपेट की मदद से हम इसका वॉल्यूम सब करके 25 ml ले लेते हैं। ठीक है, पिपेट ये हम 25 ml सब करेंगे इससे, और 25 ml सब करने के बाद हम इसे इस कोनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं जिसे हम टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहते हैं। तो पिपेट का काम होता है वॉल्यूम एनालाइज करना, यानी वॉल्यूम यहाँ इस पिपेट की मदद से हम 25 ml वॉल्यूम लेकर इस कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे जिसे टाइट्रेशन फ्लास्क कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमने जो मोहर सॉल्ट है उसका वॉल्यूम की वैल्यू 25 ml ले ली है यहाँ से। तो ये पिपेट का यूज है। फिर उसके बाद जब हम इसमें 25 ml मोहर सॉल्ट डालेंगे, उसके बाद यू नीड टू प्लेस 1 टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में आप लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेकर इसमें पोर कर देंगे। क्या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का काम है ये मैं बेच में आपको समझाऊंगा, लेकिन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना इज मस्ट, ठीक है, बहुत जरूरी है। हम रख देते हैं इसे स्क्रीन से। सो नाउ दिस टाइट्रेशन फ्लास्क एज यू कैन सी इट कंटेन 1 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन 25 ml, another 1 टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सो अभी हमारे पास हमारा टारगेट है अननोन सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करना विद हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन होती है M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2। अब यहाँ पर हमने M1V1/N1 में M1V1 और N1 सपोज कर रखा है KMnO4 के लिए, यानी M1 मोलैरिटी ऑफ KMnO4 जो हमें कैलकुलेट करनी है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। V1 इज वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं। N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 जो हमें रिएक्शन से पता चलेगा, कैसे वो हम समझाएंगे। M2 इज मोलैरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट यानी फेरस अमोनियम सल्फेट जो कि हमें ऑलरेडी मालूम है 1/20 क्वेश्चन में गिवन है। V2 वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट जो कि हमने पिपेट की मदद से 25 ml सब करा, और N2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट जो कि हमें रिएक्शन से पता चलेगा, वो हम आगे समझेंगे कैसे। तो अभी आप ये देखिए कि इस पूरे फॉर्मूले में हमें M2 की वैल्यू मालूम है, V2 की वैल्यू मालूम है, N2 की वैल्यू मालूम है मोहर सॉल्ट के लिए। N2 की वैल्यू पता चल जाएगी रिएक्शन से, ठीक है, मोहर सॉल्ट के लिए, ठीक है। हमें
N1 की वैल्यू पता चल जाएगी रिएक्शन से। V1 और M1 में से हमें M1 कैलकुलेट करना है। तो इस पूरी इक्वेशन में अगर आप गौर करेंगे कि अगर हमें V1 की वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर M1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम V1 की वैल्यू कैलकुलेट, उसके लिए हम आपको तरीका समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि N1 और N2 की वैल्यू हमें मिलेगी कहां से। N1 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 और N2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स। ये मिलेंगे हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। यानी हमें इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराना है, मिलाना है, और रिएक्ट कराने के बाद इन्हें मिलाने के बाद हम इनके नंबर ऑफ मोल्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए रिएक्शन देखिए आप, MnO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव के बीच में रिएक्शन है। MnO4 नेगेटिव यानी परमैंगनेट आयन, जो कि हमें मिलेगा KMnO4 से। ठीक है, KMnO4 कंटेन MnO4 नेगेटिव आयन। Fe2 पॉजिटिव मिलेगा हमें मोहर सॉल्ट से, मोहर सॉल्ट कंटेन फेरस आयन व्हिच विल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। और H पॉजिटिव हमें स्टूडेंट्स मिलेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, जो कि हमने कोनिकल फ्लास्क यानी टाइट्रेशन फ्लास्क में डाला। As we have already studied in D block element that MnO4 negative in acidic medium is a powerful oxidizing agent. तो क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है, खुद अपने आप को रिड्यूस कर Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और इस तरह से हम लोग इस आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर MnO4 नेगेटिव के नंबर ऑफ मोल्स N1, ठीक है, N1 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, ये वन आ गया इससे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। N2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस आयन मोहर सॉल्ट का रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पर N2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। तो हमें N1 की वैल्यू भी मिल चुकी है, हमें N2 की वैल्यू भी मिल चुकी है। M2 और V2 ऑलरेडी हमें मालूम था। हमारा टारगेट है मोलैरिटी कैलकुलेट करना। मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ V1 है जो हमें कैलकुलेट करना है। अगर V1 की वैल्यू मिल गई तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अब सवाल सारा का सारा यहाँ पर आपको हो जाता है कि V1 को कैसे कैलकुलेट करा जाए। तो स्टूडेंट्स, V1 को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्चुअली में टाइट्रेशन करते हैं। तो टाइट्रेशन का जो मेन मकसद है वो है KMnO4 की वॉल्यूम निकालना, कि KMnO4 कितना यूज हो रहा है, ठीक है, उसका कितना वॉल्यूम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए टाइट्रेशन को हम लोग नाम देते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सो देयरफॉर टाइट्रेशन इज आल्सो नोन एज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब सवाल ये है कि V1 को निकालेंगे कैसे। तो V1 को निकालने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। बस ये हमारे पास ब्यूरेट है जो 50 ml का, ठीक है, यहाँ पर हम इसे पूरा फिल करके रखते हैं 50 ml तक, ठीक है। 50 ml आप पॉइंट नीचे देखेंगे, ऊपर टॉप में 0 ml है, इसका मतलब अभी तक हमने KMnO4 यूज नहीं किया। फिर हमारे पास यहाँ पर मोहर सॉल्ट का सोल्यूशन है। हमारा टारगेट है KMnO4 और मोहर सॉल्ट को आपस में रिएक्ट कराना, और तब तक रिएक्ट कराना जब तक ये रिएक्ट करना आपस में बंद ना हो जाए, यानी जब तक एंड पॉइंट ना आ जाए। एंड पॉइंट स्टूडेंट्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर KMnO4 मोहर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करना बंद कर देगा। हमें कैसे पता चलेगा बंद कर देगा? वो हमें ऐसे पता चलता है कि जब तक KMnO4 मोहर सॉल्ट के साथ डिसॉल्व हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे ही वो डिसअपीयर होना बंद हो गया, जैसे ही एक ऐसी ड्रॉप अंदर जाएगी जो डिसअपीयर नहीं होगी, इसका मतलब रिएक्शन हैज स्टॉप, ठीक है। वो आपको मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर हम इस नोजल को ओपन करेंगे, KMnO4 देखिए यहाँ पर अंदर गया, हमने इसे शेक करा और KMnO4 डिसअपीयर हो गया। KMnO4 का डिसअपीयर होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। हम इस चीज को तब तक फॉलो करते रहते हैं जब तक कोई ऐसा ड्रॉप अंदर ना चला जाए, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, जब तक कोई ऐसा ड्रॉप अंदर ना चला जाए जो डिसॉल्व होना बंद ना हो। ड्रॉप ऐड करेंगे, इसे शेयर करेंगे, डिसअपीयर हो जाएगा। हम तब तक इसे ऐड करते रहते हैं जब तक एक ऐसा ड्रॉप अंदर ना चला जाए जो रिएक्ट ना करे मोहर सॉल्ट के साथ। अब आप ये सोचिए कि ऐसा ड्रॉप जो मोहर सॉल्ट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसका कलर अपीयर होगा, एंड दैट कलर वुड बी द लाइटेस्ट पॉसिबल पिंक कलर, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। हल्का पिंक कलर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन हैज स्टॉप्ड, रिएक्शन हैज स्टॉप्ड। So this point where reaction has stopped is called end point. So it is called end point. वो पॉइंट जिसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाता है उसको एंड पॉइंट कहते हैं। जहाँ रिएक्शन स्टॉप हो जाता है उसको एंड पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर रीडिंग नोट कर लेंगे कि KMnO4 कितना यूज हुआ, और उस रीडिंग से हम लोग KMnO4 की वॉल्यूम यानी V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये प्रैक्टिकल स्टूडेंट आप परफॉर्म करेंगे कम से कम 3 बार, ठीक है। 3 बार जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ये वाला, तो आपको यहाँ से V1 की वैल्यू मिलेगी। उसके लिए हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल है जहाँ पर सीरियल नंबर हमने लिखा है नंबर 1, 2 और 3। 3 टाइम्स वी विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। इनिशियल रीडिंग यानी इनिशियल रीडिंग को हमने इंडिकेट करा है DI से। इनिशियल रीडिंग इज दिस रीडिंग,
यहाँ पर हम 0 ml तक ऐसे फिल करके रखते हैं, ऐसे इनिशियल रीडिंग कहते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टाइम जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा ये 0 ml था, और जैसे जैसे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप अंदर ऐड करते गए, ठीक है, ऐड करते गए, तो VF यानी फाइनल रीडिंग का मतलब वो पॉइंट जहाँ पर एक ऐसी ड्रॉप गई जो डिजॉल्व नहीं हुई, जहाँ पर आपको लाइट पिंक कलर नजर आए, उसको उस पॉइंट को VF कहते हैं। वहाँ पर ब्यूरेट में आप रीडिंग नोट कर लेंगे। वो रीडिंग यहाँ पर लेट सपोज 15.5, तो हमने यहाँ दिया VF की वैल्यू 15.5। फिर उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। So volume of KMnO4 used is final reading minus initial reading. So 15.5 minus 0 is 15.5. इसी तरह से एक्सपेरिमेंट हमने स्टूडेंट्स 3 बार परफॉर्म करा। 3 बार परफॉर्म करने के बाद हमारे पास ये टेबल बन गया। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एक बार 15.5 आया, एक बार 15.3 आया, एक बार 15.6 आया। अब हम क्या करेंगे कि कॉन्कोर्डेंट रीडिंग है। कॉन्कोर्डेंट रीडिंग का मतलब हम उस रीडिंग को कहते हैं जो इनमें से लोएस्ट वैल्यू सबसे एक्यूरेट वैल्यू की। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट वैल्यू है 15.3 व्हिच इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। तो 15.3 यहाँ पर हमने एमएल लिख दिया। सो दिस इज कॉन्कोर्डेंट रीडिंग। तो कॉन्कोर्डेंट रीडिंग यानी V1 की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड इज 15.3 ml। अब इस V1 की वैल्यू को हम यहाँ पर फार्मूले में पुट करेंगे। आप यहाँ पर देखिए ये फार्मूला था V1, यहाँ पर V1 की वैल्यू को पुट करेंगे और M1 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगी। एक बार आप ये देखिए, यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा है M1 V1/N1 is equal to V2/N2। यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट कर दी हमने 15.3। N1 जैसा हमने ऑलरेडी रिएक्शन से N1 की वैल्यू को 1 कैलकुलेट करा था। N2 की वैल्यू हमने रिएक्शन से 5 कैलकुलेट करी थी। M2 की वैल्यू 1/20 है जैसा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। V2 की वैल्यू हमने पिपेट से करकर 25 ml ली। और जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर M1 की वैल्यू हो जाएगी 0.0163 मोल पर लीटर इस केस में। सो दिस इज द टारगेट, दिस वाज आवर एम and we have achieved our, this is molarity of KMnO4, okay, 0.0163 mole per liter। अब हमें कैलकुलेट करना है इसके बाद जैसा क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है टू कैलकुलेट मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अननोन KMnO4 सॉल्यूशन। हमने मोलारिटी कैलकुलेट कर ली, मोल पर लीटर में इतना आ गया हमारे पास। अब अगला काम है स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना। स्ट्रेंथ का मतलब स्टूडेंट होता है कि हम 1 लीटर में कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। अगेन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोलैरिटी यूनिट मोल पर लीटर, मॉलिक्यूलर मास इज यूनिट ग्राम पर मोल, मोल से मोल कटेगा ग्राम पर लीटर वाली यूनिट। इससे आप जस्टिफाई कर सकते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। मोलैरिटी हमने कैलकुलेट करी थी, KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास इज 158, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारे पास 2.58 ग्राम पर लीटर। और इस तरह से आप स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तरीका है मोलैरिटी और स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मदद से हम किसी भी अननोन सॉल्यूशन की मोलैरिटी और स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।